ओके फाइन। तो आज का लेक्चर चैप्टर 6 जो है वहाँ पे आज काफ़ी सारा काम उसका ख़त्म कर देंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी आज हम देखेंगे। वैसे आई थिंक हमने लास्ट टाइम को एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको होमवर्क में दिए थे, उसमें से एक क्वेश्चन में कोई डाउट आया है। ओके, एक्सरसाइज पार्ट 4। ओके, दैट्स अ पार्ट 4 और उसका है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ऑफ पार्ट 4। ओके, थर्ड क्वेश्चन ऑफ पार्ट 4 चेक कर लेते हैं क्या है उसमें। ओके फाइन, दिस इज द थर्ड वन। यहाँ पे a long solenoid with the 15 turns per centimeter यानी number of turns per unit length का ये डेटा हो गया। As a small loop of area 2 centimeter square placed inside the normal to the axis of the solenoid if the current carried by the solenoid changes from 2 ampere to 4 ampere, let's say di by dt in a 1 second, so EMF is equals to di by dt, L di by dt ऐसा कह सकते हैं। What is the induced voltage in the, तो देखो यहाँ पे वैसे यहाँ पे दिया ही है, पर यहाँ पे आप एक छोटा सा आइडिया ये लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा दिया है, इट्स वेरी सिंपल वन। ओके, तो यहाँ पे ये जो EMF का फॉर्मूला है उसको आप कैसे ये जो फॉर्मूला बना, तो उसके लिए आप ऐसा कुछ कर सकते थे। फाइंड क्या करना है, EMF फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है माइनस एल डी आई बाई डी टी, बरोबर। अब ये जो डी आई बाई डी टी है वो तो डायरेक्टली दे दिया, चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये हो गया। ये तो क्वेश्चन है, फाइंड करना है। बचा कौन, तो सेल्फ इंडक्टेंस। यानी सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए, तो सोलेनॉइड के लिए। तो याद करिए, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड का फॉर्मूला हमने बनाया था म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। तो म्यू जीरो बन गया, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अभी एन स्क्वायर तो ना तो वो 15 है, ओके, और एल तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पे ये स्मॉल एन जो है वो लिया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे म्यू जीरो का वैल्यू आ गया 4.10⁻⁷, एन जो है वो यहाँ पे 15 टन पर सेंटीमीटर है, और दूसरी एक बात यहाँ पे देखो उसने किया हुआ है, पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो 1500 टन पर मीटर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एरिया 2 सेंटीमीटर था, उसको 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल है, उसमें से यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ मुझे भी लग रही है, ताकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल, तो यहाँ पे एन स्क्वायर, जस्ट चेक 1 मिनट, ताकि यहाँ पे एक एल जो है वो होना चाहिए। हाँ, फॉर्मूला फ्लक्स हैज बीन यूज्ड, हाँ वो तो है। ओके, दूसरा भी ये आप कर सकते थे, बाकी तो बरोबर है, एरिया आ गया, चेंज इन करंट आ गया, टाइम आ गया। ओके, वैसे तो एक सेकेंड कंफर्म करने के लिए आप ये चीज देख सकते हैं। यहाँ से हटा दूं क्लियरली। देखिए यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था एल, तो एल का फॉर्मूला म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल, जिसका आप यूज कर सकते थे एल म्यू जीरो एन स्क्वायर एल ए, या तो यहाँ पे ये आ गया आपका स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल, तो वो जो पॉइंट है उसी का वहां पे यूज किया हुआ है, तो आई थिंक उसके हिसाब से आंसर है वो आ जाना चाहिए। लेट मी जस्ट चेक। देख, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, जो एक्चुअल में ईएमएफ का ही फॉर्मूला हमें यूज करना है, ईएमएफ ही हमें फाइंड करना है। ओके, तो ईएमएफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस सॉलिड विद दिस 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, चेंज इन करंट ऐसा बता दिया। पर यहाँ पे ईएमएफ के लिए आप डी फाई बाई डी टी, वो इसलिए ताकि यहाँ पे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड वो नहीं दिया हुआ है। अगर वो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल यूज करता हूँ और स्मॉल एन जो है उसको मैं कैपिटल एन पर यूनिट
वो लेंथ का यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वो लेंथ जो है वो क्या लेना है। उसकी बजाय अगर मैं यहाँ पे अभी पता है एक्चुअली में कि अगर मैं phi इज इक्वल्स टू बी ए यूज कर बी ए, दैट इज बेटर फॉर अस। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही बार लेंथ लेना पड़ेगा, दैट इज अ म्यू जीरो स्मॉल एन आई इंटू एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्यू जीरो आ गया, स्मॉल एन आ गया, तो एक ही बार लिया हुआ है करंट एंड एरिया। अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन इसको लगा दूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप उसके साथ सेट कर सकते थे कि EMF इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ म्यू जीरो एन आई ए। तो यहाँ पे अगर मैं L लेता हूँ तो L लेने से मुझे वो मिलना चाहिए, पर अगर वहाँ पे लेंथ जो है वो दिया हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी एक बार सेंटीमीटर दिया है, आगे के लिए कोई इसने लेंथ का जिक्र नहीं किया हुआ है। So here we have to use this magnetic field formula. With the help of magnetic formula we can think about flux, और फ्लक्स का पता चलने के बाद अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगा दूँ तो म्यू जीरो कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है क्योंकि आई चेंज हो रहा है, तो म्यू जीरो एन ए एज इट इज और डी आई बाई डी टी ऐसा मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद म्यू जीरो आ गया, स्मॉल एन आ गया, एरिया आ गया और डी आई बाई डी टी आ गया। उससे आपको ये आंसर मिल सकता है। और पावर में भी अभी किसी ने कहा कि 10⁻⁵ आएगा, 6 नहीं आएगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ, क्लॉकवाइज एंड ओके फाइन। तो यहाँ पे उसकी पावर जो है वो चेक कर लेते हैं। 10⁻⁷ -5, ओके, 7 and 4, no sir, I calculate again, power is 10⁻⁶, हाँ -6 ही आएगा, बरोबर। ताकि इसका 10⁻⁻1 काउंट करूँ, -1 जाता, 5 होता, 5 और 7, 12 और 2 चले जाते हैं 10, और उसको आप फिर से कैलकुलेट करते हैं, -6 इज राइट आंसर। ओके, एंड व्हाट इज इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द लूप। ओके, तो उसके हिसाब से वो आपका हो जाएगा। चलो, इसके अलावा और कोई हो तो आप बताइएगा। वैसे यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था प्रिंटिंग मिस्टेक जो है वो है ज़्यादा। ओके, करेक्ट किया था पर वो कुछ बातें है वो यहाँ पे रह गई है, तो प्लीज़ आप उसको चेंज करते रहिएगा। फिजिकल कॉपी ना हो तो एटलीस्ट नोट डाउन करिए कि ये पार्ट में, ये क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा करेक्शन करना है, तो भी आपका काम हो जाएगा। थोड़े अटेंटिव रहोगे तो पता चल जाएगा क्या करना है या कैसे करना है। देखो, आज जो हमें क्वेश्चन आगे बढ़ाना है वहाँ पे ये आई थिंक 16 से हमें काम करना है, 15 तक हम कर चुके थे। आज थियोरी हमारा खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, जो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था ये। जहाँ पे 16 के अंदर ऐसा दिया हुआ है, अ सर्किट कंटेन्स टू इंडक्टर्स इन द सीरीज with self inductances L1 and L2 and the mutual inductances capital M. Obtain the formula for the equivalent inductance in the circuit. अब यहाँ पे इक्विवेलेंट लेना है, यानी यहाँ पे दो इंडक्टर को बाजू बाजू में रखा है, दे कनेक्टेड इन द सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट करंट सेम रहेगा और ईएमएफ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। करंट यहाँ पे सेम रहेगा, ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और वही आपका यहाँ पे मेन पॉइंट बनेगा। जैसे आप याद रखते थे ई से बी, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड है और करंट जो है वो यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे आपके पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ओके, जो यहाँ पे वैसे दिया हुआ है, तो सीधा उसी से भी आप आइडिया ले सकते हैं। पर पहले मैं बता दूं, देखो वहाँ पे कुछ ऐसा करना था, दैट्स क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, इंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो सिंपल सी बात, वहाँ पे फिगर आपने ले लिया। ईएमएफ का फॉर्मूला था -L di/dt। अब मैं यहाँ पे E1 कहूँगा तो वहाँ आएगा -L1 di/dt, सेम रहेगा ताकि करंट वहाँ पे सेम हो रहा है। तो इसके हिसाब से अगर मैंने di/dt को सब्जेक्ट इक्वेशन बना दिया तो क्या बनेगा, -E1/L1 ऐसा बनेगा। उसी के हिसाब से मैं di/dt भी ले सकता हूँ, -E2/L2 ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो E1 और E2 यहाँ पे मिल चुके हैं। उसी के हिसाब से अगर मैं कहता हूँ E इक्विवेलेंट माइनस L इक्विवेलेंट और di/dt आएगा,
यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ई इक्विवेलेंट है, ई इक्विवेलेंट में करना क्या है, क्योंकि ई इक्विवेलेंट यानी दोनों ईएमएफ का एडिशन। तो अगर आप यहाँ से ये फॉर्मेट ना लाओ और E1 E2 की वैल्यू आप यहाँ पे लगा दो, तो देखो क्या क्या कॉमन आएगा कि E1 का वैल्यू माइनस L1 di/dt, दूसरा आएगा माइनस L2 एज इट इज di/dt, और इधर आएगा माइनस L इक्विवेलेंट di/dt। हर एक में से माइनस 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 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, di/dt कॉमन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे L इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या बनेगा, तो L1 प्लस L2 बनेगा। तो यहाँ पे आइडिया ऐसा था जैसा वो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड था, रेजिस्टर का किस्सा था, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज था, तो रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज में R1 प्लस R2 मिलता था, यहाँ पे उसी तरह से L1 प्लस L2 मिलेगा। यहाँ से सीधा आप आइडिया ये लगा सकते हो व्हेन इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसका पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टर्स पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर रहे थे, उसका पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता था वो सोचिए, आपका काम आसान हो सकता है। देखिए वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में पी से पी याद रखना है, पोटेंशियल वहाँ पे सेम है, यानी मैं अलग अलग इंडक्टर्स लेता हूँ, करंट वहाँ पे अलग अलग लेता हूँ, फिर भी ईएमएफ जो है वो ईएमएफ उसका वहाँ पे सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, तो E1 which is equals to E1 equal to E is equals to minus L1, यहाँ आएगा di1/dt, पोटेंशियल सेम है बट करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। E2 is equals to E equals to minus L2 di2/dt, ऐसा मैं कहूँगा, और E इक्विवेलेंट भी E ही रहेगा, माइनस L इक्विवेलेंट di/dt ऐसा रहेगा। अब ये तीन इक्वेशंस मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखी, ओके, पर हमारे पास ये आइडिया क्लियर है कि व्हेन इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये बन जाता है I इक्वल टू I1 प्लस I2। इफ आई टेकिंग बोथ द साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ द साइड्स, तो डिफरेंशिएटिंग with respect to time will have di/dt, di1/dt, di2/dt। पहले इक्वेशन में से di1/dt को सब्जेक्ट बना दो, तो ये माइनस के साथ इधर जाएगा, जो बन जाएगा माइनस E/L1, ये बन जाएगा माइनस E/L2, और ये वाला बन जाएगा माइनस E/L इक्विवेलेंट, माइनस 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 कैंसल, E कैंसल, you have 1 upon L equivalent formula, 1 upon L1 plus 1 upon L2, like 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2. So you have L equivalent formula L1 L2 upon L1 plus L2। वैसे आप चाहो तो वो शॉर्टकट पॉइंट्स भी आप यहाँ पे जस्ट बता सकते हो, if we have a two inductors having the same value, okay, and if they are connected in the series, so that will be double, and same value of inductors connected in parallel, then equivalent value becomes half। जो कहानी जो किस्सा आपने रेजिस्टर्स के केस में कहा था, वही कहानी वही किस्सा आप यहाँ पे भी बता सकते हो, so ultimately that will be the same, okay। तो वो चीज जो है वो यहाँ पे सेम टू सेम बन सकती है। तो सीरीज में आएगा तो L1 प्लस L2, पैरेलल में होगा तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, तो उसके हिसाब से वो हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। चलो, सो नाउ वी गो फॉर अहेड, यहाँ पे देख लेते हैं क्या करना था। देखिए
ऑफ कोर्स जब आप यहाँ पे नोट्स में देखते तो थोड़ा उसको सजा धजा कर देना पड़ता है। वैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है। वैसे मैंने तो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ इंडक्टर्स का एक हिस्सा डिस्कस किया। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से भी लेना है, जहाँ पे इंडक्टर्स मतलब सेल्फ इंडक्टेंस एज वेल एज म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हिस्सा डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ताकि अगर सिर्फ L1 L2 होते तो वो मैंने किस्सा बताया कि दो L1 वाला L2 वाला अगर आप वहाँ पे लेते हैं तो वहाँ पे ऐसा देखना है कि when two inductors connected in series तो कैसे काम करेगा, when two inductors are connected in parallel तो वो कैसे काम करेगा, वो किस्सा वहाँ पे क्लियर होगा। अब यहाँ पे ऐसा है, ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक कि कंटेन्स टू इंडक्टर्स, तो इंडिविजुअली बात करें तो L1 L2 है, पर दोनों को ऐसे रखा है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो सकता है। और हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम से समझ चुके हैं कि म्यूचुअल बिटवीन 1 and 2 और 2 and 1 बोथ आर कंसिडर्ड द सेम। तो दोनों चीजों को हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे। प्लस अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस का हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो, फॉर्मूला सेम था माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ध्यान से देखिए कैसे वो काम करेगा कि E1 यानी पहले के लिए ईएमएफ तो कि L1 डी आई बाई डी टी एंड माइनस एम डी आई बाई डी टी, मतलब टोटल ईएमएफ सेल्फ का और 1 का 2 के साथ, दैट इज m ओनली, तो दैट वी कॉल इट m12। और जब मैं यहाँ पे E2 कहता हूँ तो वहाँ पे माइनस L2 डी आई बाई डी टी, और इसको मैं समझाऊंगा M21। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। L1 है तो खुद का माइनस है डी आई बाई डी टी सेल्फ, पर वो बाजू वाले को भी लिंक करता है, इसलिए आप उसको M12 या M21 ऐसा भी कह सकते थे। और उसके लिए थोड़ा याद रखने का कि मैं उसको M12 कहूँ या M21 कहूँ, ताकि पहले वाले में से मैं करंट पास कर रहा हूँ तो दूसरे वाले में से फ्लक्स मिलेगा। तो आई कैन सी इट्स phi2 by I1, तो phi2 by I1 तो मैं इसको M21 कहूँगा कहने के लिए, हाँ। बट वी नो इट वेरी वेल कि M21 कहूँ या M12 कहूँ, अल्टीमेटली दैट इज द M फ्रॉम द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन ना हो 1 2 कहना 2 1 कहना, तो यहाँ पे सीधा M ले लिया, डी आई बाई डी टी बिकॉज सीरीज में ही है ना पूरा का पूरा, इसलिए सेम वे माइनस आई टू डी आई बाई डी टी माइनस एम डी आई बाई डी टी। अब करना क्या है, तो क्या हम एक कंबाइंड इक्वेशन हम लेना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बताया तो कि ई इक्विवेलेंट माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। यहाँ पे एम का इक्विवेलेंट नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि पहला जो ईएमएफ है जो इंडक्टर के साथ कनेक्टेड था, तो वहां पे ये पूरा जो सिस्टम है, यहाँ पे आप क्वेश्चन के हिसाब से भी देख सकते हो, obtain the formula for the equivalent inductances in the circuit। यानी यहाँ पे जो एक्चुअल ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो जब आप इंडिविजुअल लेते थे तो ऐसा समझा जाता था कि खुद का सेल्फ और बाजू वाले के साथ म्यूचुअल, टू हो तो खुद का और बाजू वाले के साथ म्यूचुअल। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद द इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट के अंदर हम पूरे इंडक्टेंस की ही बात करते हैं। तो एक जो नया फॉर्मूला आपके सामने आएगा उसमें दोनों वैल्यू आ जाएंगी, एम भी आ जाएगा, L1 भी आ जाएगा, L2 भी आ जाएगा। कैन सी दैट। तो आपका ये जो किस्सा है अल्टीमेटली स्टार्ट तो यहीं से होगा, टोटल ईएमएफ इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। बस सिंपल तरीके से दोनों वैल्यू को प्लेस करो, सब में से डी आई बाई डी टी कॉमन निकालो और उसको सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो, आपका काम आसान। एक छोटा सा करेक्शन, ओके यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो इस माइनस को आप प्लस कर सकते हो या तो उसको हटा सकते हो। तो ये जो एल इक्विवेलेंट बना उसमें एक और करेक्शन आएगा, ओके। करेक्शन की तो बात ही मत पूछिए इस चैप्टर में, ओके। तो यहाँ पे हर जगह पे मतलब लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, जहाँ जहाँ पे मेरा ध्यान जाता है वो तो मैं करेक्शन आपको दे ही रहा हूँ, पर जहाँ जहाँ पे आपका ध्यान जाए आप भी हमें बताते रहिएगा ताकि बाकी लोगों के साथ भी हम शेयर कर सकें। तो वैसे जैसे मैंने आपको कहा हुआ है ना कि ये करेक्शन है या नहीं है या प्रिंटिंग मिस्टेक है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि थोड़े से सिंपल से कॉमन सेंस, जैसे कि इसके बाद ये स्टेप तो क्या कहाँ से आया, क्योंकि ये स्टेप कहाँ से आया, क्योंकि भाई यहाँ से आया, ओके। ये क्या कहता है तो कि दोनों ईएमएफ का एडिशन, अच्छा ये ईएमएफ में माइनस L1 डी आई बाई डी टी सेल्फ, ओके, माइनस एम डी आई बाई डी टी यानी म्यूचुअल।
अब इन दोनों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि भाई सीरीज में है तो पोटेंशियल अलग अलग है, दोनों को ऐड करना है। जैसे ही दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, सभी साइड माइनस माइनस है तो माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल होना ही होना है। एडिशन करता है तो डी आई बाई डी टी कॉमन आएगा, तो यहाँ आएगा। तो देखो इधर भी माइनस, तो एक जगह पे माइनस तो रह ही नहीं सकता है, तो यहाँ माइनस साइन आता ही नहीं है, पहला। दूसरा, L1 प्लस एम प्लस L2 प्लस एम एडिशन आता है आप लोगों को? हाँ ना? तो L1 प्लस L2 इंटू 2m ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि यार एकदम क्लियर सी बात है, उसी ब्रैकेट को तो नीचे लिखा है, अब ऊपर वाले में दिख रहा है L1 प्लस एम प्लस L2 प्लस एम, तो एडिशन ही है ना। सो दैट इज नॉट अ बिग ह्यूज फिजिक्स, उसमें कोई बड़ा फिजिक्स नहीं है, तो सिंपल एडिशन है। तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हो सकता है। सो यू कैन जस्ट से L1 प्लस L2 प्लस 2m। एग्जाम में जब पूछा जाए तो जो करेक्शन के साथ बताया जाए वही लिखिएगा, जैसा दिया है वैसा मत लिखिएगा, ओके? ताकि वहां पे तो जो चेक करता है उसके दिमाग में ऐसा रहेगा कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा चेंज वहां पे होना चाहिए। बट इट्स ऑब्वियस वहां पे कुछ जो है वो स्लिप ऑफ माइंड है, वो हो सकता है, बट ध्यान रखने का कि हम किसके बाद कौन सा पॉइंट है वो लिख रहे हैं, ठीक है? चलो करेक्शंस प्लीज देख लीजिएगा। ये रहा L1 L2 in parallel. The inductors are so far apart that the mutual inductance is negligible. What is equivalent for the combinations? Parallel, P से P, parallel में potential same और खत्म हो गई बात। EMF दोनों का सेम, माइनस L1 di by dt, di by dt को उसने सब्जेक्ट इक्वेशन बनाया ताकि हमें फाइनली I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ही चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस L1 di by dt, L इक्विवेलेंट di1 by dt, di2 by dt। अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा हमने स्किप किया, वो माइनस माइनस डायरेक्टली प्लस कर दिया, ई हर एक जगह से कैंसिल, 1 अपॉन एल इक्विवेलेंट, खत्म। ये आ गया आपका L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। उसके बाद जो दिया हुआ है उसका कोई डेरिवेशन भी नहीं है और ये वैसे भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ओके? अच्छा लगे तो रखने का, नहीं अच्छा लगे तो निकाल देने का, ओके? मैंने जस्ट सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, ओके? बट इसके डेरिवेशंस की चिंता मत करिएगा, ताकि ये वैसे भी नहीं करना होता। एंड इफ यू वांट, ओके, अगर आप करना ही चाहते हो तो वहां पे ऐसा सोचिएगा, इफ देयर इज एनी म्यूचुअल इंडक्टेंस m बिटवीन द टू कॉइल्स, तो वहां से आप जैसे वो E1 माइनस L1 di by dt माइनस m di by dt ऐसा करिएगा और फिर से पूरी कहानी को रिपीट करिएगा, तो उसके हिसाब से फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है? बट इट इज नॉट नीडेड, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इसका कोई न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ नहीं है, बट एज ए जस्ट इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया है। पार्ट 1 की मैं बात करूँ तो पार्ट 1 में आई थिंक ये तो चलो बाद में करेंगे। फिफ्थ आई थिंक मैंने होमवर्क में दिया था, आई होप किया होगा। किसी को कोई डाउट फिफ्थ क्वेश्चन को लेकर? वैसे वहां पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट बता दिया था कि जैसे जैसे वो रोटेट होता जाएगा इट इज कंसिडर्ड 1/4 ऑफ इट, ओके? तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू है वो t/4 देना है। जहाँ है वहां से आप रोटेट करते हो तो 0 से 90, 90 टू 180, 180 टू 270 एंड 270 360, चार पार्ट में होगा। वैसे देखा जाए तो चारों आंसर्स में आपको एक सिमिलैरिटी जो है देखने को मिलेगा, 4ba/t, 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 ये रहा। यहाँ पे तो ये दिया ही नहीं है, मतलब आपको लिखना है 4ba/t, 4ba/t, सब में 4ba/t आएगा। ये जो किस्सा है उसमें आपको सिर्फ लिख देना है यहाँ पे ये मैटर ही मिस्टेक, ओके? मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक की तो बात ही नहीं है, प्रिंटिंग ही नहीं है, ओके? प्रिंटिंग यानी अगेन यू कैन से प्रिंटिंग जो है वो मिस हो चुका है, ओके? बट 1 2 3 4 चारों में आंसर सेम रहेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा आप एड ऑन कर सकते हो अगर करना चाहो तो, वो ये कि माइनस एन रखा, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूँ उसको। फाइनल माइनस इनिशियल किया, माइनस माइनस प्लस बना, 4ba/t मिला। दूसरा किस्सा 90 से 180 गए, फाइनल बना 180, कॉस 180 होता है -1, ओके?
तो उसको आप यहाँ पे जो दिया नहीं ना, उसको आप चाहो तो इसी के जैसा फॉर्मेट यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। EMF माइनस साइन, फाई 2 का वैल्यू क्या आएगा? जब फाई 2 का वैल्यू आएगा माइनस बी ए माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे फाई 1 को, यहाँ पे फाई 1 जो है वो 0 है, डिवाइड बाई टी बाई 4 आएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे आंसर है वो 4 डी बाई डी आएगा। यहाँ पे फिर से cos 180 माइनस ये 0 0 माइनस माइनस अल्टीमेटली अगेन प्लस, फिर से वो 4 डी बाई डी हो जाएगा। तो आंसर जो है वो सभी वैल्यूज में, सभी पॉइंट्स में सेम टू सेम आएंगे। ठीक है, तो वो आई थिंक आपने क्लियर किया होगा। उसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। यस, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन जो है वो ग्राफ वाला है, जिसको हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। जब भी हम यहाँ पे ऐसा देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टी टाइम का है। वैसे यहाँ से आपको पता होगा, ग्राफ आपने रीड किए हुए हैं, ग्राफ को कैसे रीड किया जा सकता है वो भी आप लोगों को आता ही है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया आपको लगाना है, दिस वे, यानी उसका स्लोप क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो सकता है। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पे 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, कितना वैल्यू है, वो आपको पता चल जाएगा। हम क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद देखते हैं कि करना क्या है। The magnetic field through a circular loop of wire 12 cm in radius and 8.5 ohm resistance, sorry, changes with time as shown in the figure. Okay, magnetic field जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। So the magnetic field is a perpendicular to the plane of the loop. अब ये जो चीज है ना, उसको वैसे देते हैं जस्ट एज इंफॉर्मेशन। कैसे आप समझेंगे? तो क्या देखिए, ये एक लूप होता, मैं मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर कहता, बरोबर। तो इस लूप का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इन दिस डायरेक्शन, यानी ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है वैसा। सो इन दैट केस बी ए cos थीटा cos थीटा cos 0 दैट इज द वन, यानी फ्लक्स जो है वो हमें मैक्सिमम मिलने वाला है, उस बात का ध्यान रखना है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट, यानी I इक्वल टू E बाय R, जिसके लिए R दिया हुआ है, EMF को ढूंढ लो, काम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन से टाइम पे कितना है वो दिया है, सर्कुलर लूप है, रेडियस दिया है, एरिया मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ द लूप पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वैल्यू दे दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत सिंपल सी बात। अब 0 से 2 सेकंड्स यानी यहाँ पे वो इंक्रीजिंग है, 2 to 4 वो कांस्टेंट है, और 4 to 6 वो डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन किस्से बनाए, 0 से 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड, 4 से 6 सेकंड। तीनों केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे बताने का ट्राई किया। एरिया हो गया। अब यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ, आप वहां पे कर लीजिएगा, वैसे नोट्स में मुझे बाद में आराम से करना पड़ेगा। इट इज नॉट I1, दैट्स द I1। ओके, क्यों? तो क्या I1 E1 बाय R, L नहीं होता है, वहां से पता चला दैट्स द करंट I1, E1 बाय R आया। अब ये E1 कहाँ से आया वो सोच लो, तो आपका काम आसान है, ताकि इसका और इसका कोई कनेक्शन यहाँ पे सजेस्ट नहीं किया हुआ है। तो आई इंसिस्ट कि आप उसके लिए दिमाग लगा दो। EM यानी EMF, तो क्वेश्चन को देखकर भी तो पता नहीं चल रहा EMF कहाँ पे है। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ दिया हुआ है, तो आपको कुछ आइडिया आना चाहिए। देखो यहाँ पे EMF 2.25 है, यहाँ पे 4.5 है, और यहाँ पे भी 4.5 है।
अगर थोड़ा सा आइडिया लगाए तो शायद पता चल सकता है। ईएमएफ डी पाई बाई डी टी कहते थे, उसमें एरिया सेम है, डी बाई डी टी कह सकते हैं। डी बाई डी टी यानी कैन यू सी दैट वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस एरिया, सॉरी स्लोप, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस दैट्स द स्लोप। तो 0 से 2 सेकंड के बीच में ग्राफ देखिए और ग्राफ के हिसाब से वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस करिए। ओके, सो यू कैन चेक दैट। देखो y axis 1, x axis 2, that's a 1/2। ओके, और वहां पे किसके साथ मल्टीप्लाई करके एरिया तो है ना, तो 4.5 का हाफ आ गया 2.25। तो वो पॉइंट दिया नहीं है, हमें खुद को समझना पड़ता है। सो इफ यू वांट तो आप यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ऐड कर दो, E1 is equals to minus d phi by dt is equals to minus d by dt of B, which is equals to minus a dB by dt। यहाँ पे ऐसा कह सकते हो, from figure dB by dt is equals to, that is the y-axis upon x-axis। तो dB by dt यहाँ पे हाफ बना, एरिया का हाफ ले। सेकेंड वाले केस में dB by dt स्लोप है, स्लोप ही नहीं है, जो पैरेलल है ना, तो स्लोप क्या हो गया इसका, जीरो। इसका स्लोप तो कि नेगेटिव स्लोप बनेगा, पर बनेगा तो हाफ, ताकि देखो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस वो बन जाएगा माइनस हाफ। सो यू कैन जस्ट पुट अ लिटिल आइडिया, माइनस साइन 2.25, रेजिस्टेंस दिया था तो आपको ये वैल्यू मिल गया -2.7 मिली एम्पियर। ये पॉइंट्स पता चल जाएंगे तो ये ईएमएफ मिल जाएगा, एएमएफ मिल जाएगा, तो करंट मिल जाएगा। सो यू हैव टू बी क्लियर, दिस इज करंट वैल्यू, नॉट द लेंथ वैल्यू। नंबर 1। नंबर 2, 2 to 4 वाले के बीच में नो स्लोप, स्लोप ही नहीं है, तो अगेन L2 नहीं पर I2 समझिए, E2 by R 0 हो गया। तीसरे वाले केस में माइनस साइन आ जाएगा, 4.5 10 -2, इसलिए वो 2.7 आ गया। यू कैन सी दैट I1 और I3 है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन बन रहा है। द रीजन इज दैट पहले वाले केस में स्लोप पॉजिटिव था, पर ईएमएफ के फॉर्मूला में आ गया माइनस साइन था, तो वो यहाँ पे देखने को मिला। तीसरे वाले केस में स्लोप नेगेटिव है और फॉर्मूला में भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। तो देखा जाए तो 0 से 2 सेकंड के बीच में करंट जो है वो सेम रहा, देन 2 to 4 सेकंड वो 0 रहा, एंड देन 4 to 6 सेकंड अगेन वो कांस्टेंट रहा। तो उसको लेकर यहाँ पे ग्राफ बना दिया। यू कैन सी दैट पहले 0 से 2 सेकंड, देन 2 to 4 सेकंड 0 वैल्यू, 4 to 6 अगेन दैट्स पॉजिटिव। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको ध्यान से समझेंगे तो आपका काम और आसान हो सकता है। क्लियर? अब 7th वाला क्वेश्चन करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल हो, ऑलवेज फोकस ऑन द गिवन वैल्यू देन फॉर्मूला। ये करने के बाद भी गलतियां हो सकती है, इट्स ओके, हम सबको गलती करना अलाउड है। और हर वक्त कोई भी स्टेप लिखने के बाद कंफर्मेशन मत लिया करो, ये बरोबर है, ये बरोबर है। अरे जो लग रहा है बरोबर उसको कर दो, और अगर नहीं बरोबर होगा तो एट द एंड आंसर कुछ गलत आ जाएगा, कुछ अलग आएगा। ओके, और गलत आ जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके, चेक करने का कि कहाँ पे क्या गलती हो गई। ओके, तो उसको आराम से ट्राई करने का, और गलती कहाँ है वो नहीं हमें मिलती है तो पैटर्न चेंज करो। तो खुद ट्राई मत करो, जो दिया गया है बस उसी को अच्छी तरह से जैसा दिया है वैसा ही समझो, और उसी को 3 4 5 बार लिखा करो, और वही लिखने से आपको याद रह जाएगा। तो ऐसा कोई पैटर्न बनाओ, ठीक है। देखिए 7th क्वेश्चन ऐसा कहता है, एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर फ्लाइट। अभी आज ही मैंने इसको करेक्ट किया, अगर आपके पास फिजिकल कॉपी हो या ना हो तो देखिएगा वहां पे 40 मीटर फ्लाइज में एम जो है वो शायद मिसिंग है। ओके, तो 40 फ्लाइज
तो ये कोई बात नहीं बनती है। अगर मान लो ऐसा लिख भी दिया तो थोड़ा आगे पढ़ने का, 2 लाइन और आगे जाने का, डेटा दिया होगा वहां पे पढ़ने का। क्या 40 फ्लैश ऐसे ही लिया है? आई थिंक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था जहाँ पे एरिया n इंटू 0.10 स्क्वायर, तो क्या ऐसा कोई एरिया का फॉर्मूला है स्मॉल n इंटू? ऐसा तो नहीं। थोड़ा 1-2 लाइन आगे जाइए, पता चल जाएगा। जहाँ एरिया का वैल्यू लिया होगा वहां पे वो बता देंगे इट इज पाई आर स्क्वायर, और उसमें बताने की क्या जरूरत है, इट इज अबाउट द कॉमन सेंस। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ज्यादा दिमाग पे हैवी नहीं होने देने, रिलैक्स रहने का। ओके, पर ऐसा ना हो जाए कि आप सिर्फ एक रिलैक्स ही रहा करो और जैसा दिया है वैसे का वैसा ही सीधा सीधा आप लिखा करो, ऐसा तो बिल्कुल मत करिएगा। तो विंग स्पैन दिया है, स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। 1080 5/18 हो जाएगा ना डायरेक्ट? कितना हो जाएगा? ओके 18 फाइजा, ओके 90 एंड देन 18 सिक्सा 108, तो ये 6 और ये 16, ओके 15 सिक्सा, ये आई थिंक 900 के आसपास का हो जाएगा। पर मुझे 18 सिक्सा और 60, हाँ ऐसा लग तो रहा है, फिर भी बाद में चेक कर लेंगे। ओके, कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया शायद। 120, एक सेकंड, हाँ भाई, हाँ ये 108, हाँ सॉरी सॉरी, देख, ओके अभी बोला और अभी हाँ 60 300, यस ओके। तो वहाँ पे यस, देखो अभी बोला फिर भी कर दिया अगर, तो इट्स ओके फाइन रिलैक्स, और ये तो अपने तो रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, वो भी कोई टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो गलतियां करते रहने, ओके, ताकि 1080 किलोमीटर पर आवर का आंसर 900 लिया मैंने, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कुछ तो मैंने गड़बड़ किया, तो यहाँ कुछ गड़बड़ किया, कोई बात नहीं, फिर से कर लो पता चल जाएगा। बट इतना क्लियर है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो कि यार वो 5/18 है, 18/5, ओके रिलैक्स, किलोमीटर का मीटर तो 1000, 1 आवर 3600, ऐसा करो, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है भाई? ओके, तो जितना आराम से करोगे उतना आपका काम जो है वो हो जाएगा। ओके, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, हो सकता है। उसके बाद लेंथ आ गया, स्पीड आ गया, यानी एल और बी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लेन मोशन में है, तो व्हेन एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट इन अ मोशन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा उसको हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है BVL। बी मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या है, वी वेलोसिटी है तो क्या है, एल है तो क्या है, तो करना क्या हुआ, सिंपल सबका मल्टीप्लिकेशन करना हुआ। सो यू कैन सी दैट यस दैट्स वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड, दैट वाज माय मिस्टेक। और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और हाँ 6 पैसा 300 बरोबर मैंने गलती किया, तो 300 यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, दैट्स आंसर 0.20 वोल्ट। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, traveling west for 450 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी वीवी दे दिया, वीवी दे दिया, डीप एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और अगेन स्पैन दिया हुआ है 30 मीटर। तो जो जनरली मैग्नेटिक फील्ड जो है 4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला दिया हुआ था, सो यू कैन सी दैट BV इक्वल टू BH tan डेल्टा, तो वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे वो जा रहा था, BH tan डेल्टा दे दिया, tan डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू डीप एंगल दिया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया था, BV निकाल दिया, BV इनटू अगेन L कर दिया। क्लियर आइडिया है वो आना चाहिए, बट ये क्लियर आइडिया आने के बाद क्वेश्चन को देखकर जब तक आप 2-3 बार उसको लिखेंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, तब मैंने किया वैसे तो गलती ऑफ कोर्स हो ही जाएगी, ओके, पर नहीं लिख पाओ ऐसा भी हो सकता है, तो वो आप
राइटिंग प्रैक्टिस वो कर लिया करिए। हमारी राइटिंग प्रैक्टिस वैसे कम होती है, ओके, तो हम इतना क्विकली वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। चलो, a metallic rod of L is a rotated in angular speed। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ताकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ फॉर्मूला मिलने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। A metallic rod of length L is a rotated and angular speed omega। और यहाँ पे भी मैंने ओमेगा आज ही करेक्ट किया हुआ है, आपके पास नोट्स हो तो यहाँ पे भी करेक्शन देख लीजिएगा, वहाँ पे CO ऐसा कुछ प्रिंट हो चुका है। नॉर्मल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, क्वेश्चन 7 में 21 वोल्ट, ओके, क्वेश्चन 7 में 21, ओके, अगेन चेक दैट, कर दो 4 3 12, 12 10 raised to minus 5 और कर दो यार 300 into 40 into 1.75 20 और यहाँ पे 10 raised to minus 5 है ना, 10 raised to minus 5 0.21, ओके, फिर से एक बार चेक कर दो भाई। ओके, अभी यहाँ पे एक क्वेरी आई, क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर 21, ओके फाइन, ओके दैट्स ओके। देखो भाई, अगर मैं कहता हूँ गलती हो सकती है और मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली गलती करता हूँ, 900 लिख देता हूँ, इट्स ओके, चलता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ओके, चाहे आप हो चाहे हम है, ओके, गलतियाँ होती रहती है। और ज्यादातर किस्सों में गलतियाँ जो बहुत अच्छे होते हैं ना उससे ज्यादा होती है, स्पेशली कैलकुलेशन वाली। क्यों? तो कि ज्यादा अच्छे का मतलब मेरा ये है कि हमारा दिमाग है ना वो फास्ट 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 चलता रहता है, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, और उस किस्सों में हम गलतियां जल्दी कर देते हैं। अदरवाइज क्या आपको लगता है कि 1080 into 5/18 करने में गलती हो सकती है? नहीं हो सकती, पर हो गई। क्यों? क्योंकि वो दिमाग जो है वो गलत मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा था, पर दिमाग में है वो स्टेप्स दूसरे चल रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो उसके बाद यहाँ पे ये 9th नंबर का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आएगा, हाँ हाँ हाँ, वो मुझे पता चल गया, अब वो बराबर है, थैंक यू। देखिए, तो यहाँ पे जो 9th नंबर का क्वेश्चन है वो थोड़ी हमारी ज़्यादा हेल्प करेगा एक नया फॉर्मूला डिराइव करने में। वो नया फॉर्मूला क्या आएगा, कैसे आएगा, ध्यान से सुनिएगा। वैसे इसी सेम क्वेश्चन को आप एक अलग तरीके से भी ले सकते हैं कि मान लीजिए एक रिम, साइकिल का जो टायर होता है ना, उसके अंदर जो उसका जो मेटालिक रिम होता है, जहाँ पे स्पोक्स होते हैं, तो स्पोक्स दैट इज कंसीडर्ड फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस। तो जो सरफेस बनता है ना आयन का, उसका सरकमफेरेंस, उसको कहते हैं RIM, रिंग। तो अगर मान लो वो व्हील ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अपवर्ड डायरेक्शन, तो जैसे वो व्हील घूम रहा है तो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जैसे चेंज हो रहा है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स दैट इज द EMF। तो ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, वो हमें एक नया फॉर्मूला जो है वो देने वाला है। तो देखिए, L लेंथ हो गया, एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गया, रोटेट होगा मतलब मोशन में है, मोशन में है तो मोशनल EMF है, मोशनल EMF है तो V इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा R है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। सो यू कैन सी दैट कि मुझे चाहिए एरिया फ्लक्स यानी पाई दैट्स BA, तो बस काम आसान और बहुत ही सिंपल सा। हाँ, सपोज द रॉड कंप्लीट्स द 1 revolution टाइम, दैट्स ऑब्वियस। यहाँ पे ये बातों की आई थिंक मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं बताने की, पर फिर भी यहाँ पे बताया है T इक्वल्स टू 2πf होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf होता है, दैट्स आल्सो इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/T होता है, V इक्वल टू ओमेगा R होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो जो मोशनल EMF हम लेने वाले हैं वहां से कुछ काम आपका आसान हो सकता है। सी यू कैन just get the idea, simplest, magnetic field into area,
कितना वो एरिया कवर करेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया आएगा। I hope you all can see the screen. क्वेश्चन दिख रहा है पे सब लोगों को? हेलो, दिख रहा था अभी क्वेश्चन, अब दिख रहा है? सर क्वेश्चन 7 दिख रहा था। सी, बेसिक सिंपलेस्ट फंडा, EMF d phi by dt, change in flux with respect to time. Change in flux, flux यानी magnetic field into area, magnetic field into area, time capital T ले लिया, 1 upon t that we called as a flux, तो d pi l square into f, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब फाई का रिलेशन ओमेगा के साथ जुड़ना है ताकि मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, तो f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो f का वैल्यू डाल दिया ओमेगा अपॉन 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो आपका बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे एक फॉर्मूला है वो मिल गया। वो फॉर्मूला क्या है? तो क्या हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब ये जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किया कि एक रिम है या तो एक रिंग है, एक रॉड है, वो रोटेशन देता है, या तो जैसे भी बताया साइकिल का व्हील है, वहां पे ऐसे स्पोक्स है, ओके, तो रोटेशन देता है, तो उस केस में उसका ईएमएफ क्या होता है? तो कोई रिंग हो, कोई रीम हो, उसका एंगुलर स्पीड दे दिया जाए, उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए, या तो उसका एंगुलर स्पीड तो ओमेगा बोलेंगे, समथिंग रेडियन पर सेकंड दे दिया, समथिंग आरपीएस दे दिया, आरपीएस का मतलब होता है रोटेशन पर सेकंड, वन रोटेशन यानी 2 पाई रेडियन होता है। तो देने के तरीके, क्वेश्चन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट यू कैन यूज डायरेक्ट दिस फॉर्मूला हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ओके, वैसे यहाँ पे दिया है, उसको मैं एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर से समझाता हूँ ताकि ये क्वेश्चन हमें नया फॉर्मूला देता है जो मजेदार है। मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेटेड इन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये ओमेगा नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा, ओमेगा शायद वहां नहीं था, नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब व्हील ऐसे अगर घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे समझिए नीचे से ऊपर जाने वाला। अगर आप व्हील ऐसे ले रहे हैं, ऐसे घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा समझ लीजिए। तो हर एक केस में वो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कैंसिल कर रहा है, ऐसा हमें समझना है। तो वो रोटेशन तो दिया जा रहा है, तो हमें चाहिए क्या? ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ रिक्वायरमेंट? दैट इज द चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स के लिए क्या चाहिए? तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू टाइम। एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज कैपिटल टी, टाइम पीरियड। मैग्नेटिक फील्ड को बी लेना है, एरिया पाई आर स्क्वायर के हिसाब से पाई एल स्क्वायर ले लें, 1 अपॉन टी जिसको आप एफ भी कह सकते हो, तो ये ईएमएफ बन गया। पर मुझे यही ईएमएफ एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में चाहिए, तो ओमेगा अगर 2 पाई एफ होता है तो एफ ओमेगा अपॉन 2 पाई बनेगा, यहाँ पे लगा दिया बी पाई एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ईएमएफ मिल चुका है, तो करंट निकालेंगे, I इज इक्वल टू E बाय R, यानी यही फॉर्मूला बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2 इनटू R, यानी करंट बन गया। और हीट डिसिपेशन, हीट के लिए तीन फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर बाय R इनटू टी, या तो I वी आई इनटू टी, जो भी ठीक लगे वो ले सकते हैं। ओके, जो भी ठीक लगे वो ले सकते हैं, ताकि आपके पास सभी फॉर्मूला अवेलेबल ही है। देखो, वैसे हीट डिसिपेशन को हम H कहते हैं, यहाँ पे Q कहा है, वैसे आपको Q अच्छा ना लगे तो प्यार से पेंसिल से उसको कैंसिल करो और बाजू में H लिख दो। वैसे यहाँ पे Q को भी कभी कभार एज ए हीट डिसिपेशन सिंबल लिया जाता है, पर हमारे दिमाग में क्लियर है कि Q यानी
सॉरी, क्यू यानी कौन, तो क्या क्यू यानी चार्ज। ओके, वो हमारे दिमाग में फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, एच लेना है, तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आ सकता। आई होप इट्स क्लियर। चलिए उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जब देखोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर कोई डेटा ना दिया हो, ओके, दैट्स कंसीडर्ड एज वन काइंड ऑफ अ राइडर टाइप क्वेश्चंस। राइडर है यानी क्या है, तो प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन है। और प्रूव दैट टाइप क्वेश्चंस में पूछने में ज्यादा मजा इसलिए आता है ताकि वो थ्योरी भी कवर करता है, नया फॉर्मूला भी देता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी होती है, तो स्टूडेंट उसको इजीली लर्न भी कर सकता है। तो देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन, a metallic disc of radius r rotate with an angular velocity omega, यानी ऊपर जैसा था वैसा का वैसा ही थोड़ा थोड़ा चल रहा है, about an axis perpendicular to its plane passing through its center in a magnetic field b, acting perpendicular to the plane of the disc। मतलब ऊपर वाला जो केस था ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। वहां पे भी रेडियस बताया था l, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है r। calculate the induced EMF between the rim and the axis of the disc। ऊपर का जो फॉर्मूला है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, उसकी जगह पे आ जाएगा हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, कुछ अलग नहीं करना। ओके, पहले स्टेप में बी पाई एल स्क्वायर किया था, यहाँ पे बी पाई आर स्क्वायर आएगा। सेम क्वेश्चन, ओके, बट एक अलग सिचुएशन है इसलिए क्वेश्चन अलग बन गया। तो आपको लगा वो 9th था, ये 10th हो गया। अरे 9th और 10th दोनों सेम ही है। ओके, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओ, काम आपका आसान है। अब वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ 11 वैल्यूज देकर दिया, तो वैल्यूज देकर देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखने का, जैसे कहा है 10 मेटालिक स्पोक्स, 10 मेटालिक स्पोक्स मतलब वहां पहले क्वेश्चन में एक ही रॉड था, यहाँ पे पूरा डिस्क लिया हुआ था, यहाँ 10 मेटालिक रॉड है। तो क्या कहीं पे वो नंबर्स का कोई जिक्र हुआ फॉर्मूला के अंदर? नहीं, एन तो कहीं आया ही नहीं, मतलब 10 हो 20 हो या 100 हो, कितने भी मेटालिक स्पोक्स ले लो या रॉड ले लो, उससे फॉर्मूला के ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 10 मेटालिक स्पोक्स जो सिर्फ आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दिया है, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं। दैट्स ईच ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग, यानी इसको एल कह दो या आर कह दो, इस फॉर्मूला के हिसाब से ध्यान से 120 आरबी पर मिनट, इसको थोड़ा सा ध्यान से हैंडल करने का। It's got 120 revolutions per minute. One revolution that's a 2 pi radian, क्योंकि हमें angular speed radian per seconds में चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप, वैसे ये आपको आइडिया है रोटेशनल मोशन से, इट्स नॉट अ न्यू। वन रिवॉल्यूशन 2 pi radian, मिनट्स था, सेकंड्स में कन्वर्ट करना था, 60 2 दैट्स द 4 pi रेडियन पर सेकंड, ऐसा मिल सकता है। ओके, वैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, उसी रिवॉल्यूशंस पर सेकंड आरपीएस कर दिया, यानी रोटेशंस या तो रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 जी। जी बोले तो जीनियस तो होता ही है, आई नो दैट। यहाँ पे कैपिटल जी का मतलब लेना है गॉस। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो यहाँ पे आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। What is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? Note that LG नहीं पर उसको 1G समझना है, 10⁻⁴ टेस्ला ऐसा लेना है। ठीक है, इन सभी बातों को कंसीडर करेंगे। तो फाइंड क्या करना है, तो इंड्यूस्ड EMF क्या 10th में 9th में सेम सिचुएशन है, तो यहाँ सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। बी दिया है तो यहाँ आर दिया है, तो यहाँ ओमेगा है, तो यहाँ सिंपल क्या करना है, यही फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ रखा था, उसने एफ सीधा सीधा ले लिया, वैसे ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज करता तो भी आंसर मेरा सेम आता, 0.40 10⁻⁴ पाई एल का स्क्वायर, और एफ सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा।
ओके, तो यहाँ पे ये लिखा है all the 10 spokes are connected their one end of the axle and the other end of the ring, so they are connected in parallel and hence EMF across each spoke is seen. So number of spokes is immaterial, यानी जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्पोक्स कम हो ज्यादा हो उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ तक जो क्वेश्चंस है वो मैंने करवाया, यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, वैसे आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, और होमवर्क जो है उसमें मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ। पार्ट 1 जो लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चंस थे उसको हम कंप्लीट करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे। वैसे सीरीज वाला जो था मैंने अलग भी करवाया था कि सिर्फ 2 इंडक्टर सीरीज में हो तो क्या, 2 इंडक्टर पैरेलल में हो तो क्या। ये 16 नंबर था जहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल दोनों को हमने कवर किया हुआ है। तो आप ये 16 नंबर का क्वेश्चन विद करेक्शन, हाँ भाई, L1 प्लस L2 प्लस 2M सीधा सीधा कॉपी नहीं करना है। तो 16 और 17 क्वेश्चंस एक बार लिखने से पता चल जाता है, सो यू जस्ट राइट इट वंस। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आई थिंक दिया था, तो उससे आगे आप करेंगे 6 ऑनवर्ड्स। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमने किया और 11 तक किया, 12, 13, 14 और 15 वहां तक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ट्राई करना है, नहीं समझ में आए तो आप पूछेंगे, मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन जरूर करेंगे। पार्ट 1 क्वेश्चन 16, 17, पार्ट 2 क्वेश्चन 5 to 15, ये सब कुछ है वो आपको वन टाइम लिखना है। जो भी न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो या तो ऐसा कोई नया फॉर्मूला हो, कोई नया अलग पॉइंट हो तो आप प्लीज बताइएगा, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप इट्स क्लियर।